दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की सबसे क्रांतिकारी किताब का पहला अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी चीज को मूल्यवान क्यों मानते हैं? सोना इतना कीमती क्यों है और रोटी सस्ती क्यों? क्या ये हमारी जरूरतें तय करती है या बाजार? कार्ल मार्क्स ने कहा, असली रहस्य पूंजीवाद की सबसे छोटी इकाई में छिपा है, वस्तु, कमोडिटी में। दास कैपिटल का पहला अध्याय यही उजागर करता है कि कैसे चीजें केवल चीजें नहीं होती, बल्कि वर्ग शक्ति, शोषण और श्रम का छुपा हुआ इतिहास होती है। एक, वस्तु, कमोडिटी क्या है? मार्क्स के अनुसार वस्तु वो चीज है जो मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है और जिसे खरीदा बेचा जा सकता है। ये वस्तु दो चीजों से बनी होती है। उपयोग मूल्य, यूज वैल्यू, किसी वस्तु की प्रयोग करने की क्षमता, जैसे रोटी भूख मिटाती है, कपड़ा शरीर ढकता है। बी, विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू, एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी अदला-बदली योग्य है, जैसे एक कुर्ता 5 किलो गेहूं। दो, मूल्य का रहस्य क्या है? मार्क्स ने कहा, वस्तु का मूल्य उस श्रम से आता है जो उसे बनाने में लगता है, यानी श्रम ही हर वस्तु का असली मूल्य है। लेकिन पूंजीवाद क्या करता है? वो मजदूर के श्रम को वस्तु में छिपा देता है और फिर उसी वस्तु को उसी मजदूर को ऊंचे दाम पर बेचता है। 3, वस्तु पूजा, कमोडिटी फेटिशिज्म। मार्क्स ने एक बहुत गहरी बात कही। पूंजीवाद में वस्तुएं जादुई बन जाती है, जैसे एक ब्रांडेड जूता और बिना ब्रांड का जूता। दोनों बनाने में मेहनत बराबर लगी है, पर एक की कीमत 5,000 है और दूसरे की 500। यही है वस्तु पूजा, फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज, जहां असली मूल्य श्रम नहीं बल्कि छवि और बाजार का भ्रम बन जाता है। 4, श्रम का अमूर्तन, एब्स्ट्रैक्ट लेबर। हर वस्तु को मापने के लिए पूंजीवाद श्रम को अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब, एक दर्जी का 1 घंटा, एक लोहार का 1 घंटा, चाहे काम अलग हो, मेहनत अलग हो, इससे मानव श्रम एक नंबर बनकर रह जाता है और इंसान एक मशीन का पुर्जा। निष्कर्ष, पहला अध्याय क्यों इतना जरूरी है? दास कैपिटल का ये अध्याय समझाता है कि हम सिर्फ वस्तुएं नहीं खरीदते, हम श्रम, समय और जीवन खरीदते हैं। पूंजीवाद ने वस्तुओं को चमकदार बना दिया, लेकिन श्रमिक को अदृश्य कर दिया। ये अध्याय पूंजीवादी दुनिया के उस पर्दे को हटाता है जो दिखता तो है व्यापार, लेकिन असल में होता है श्रम का बाजार। अध्याय 2, विनिमय, एक्सचेंज। कार्ल मार्क्स की क्रांतिकारी दृष्टि से अध्याय 1 में मार्क्स ने बताया कि वस्तु, कमोडिटी केवल एक उपयोगी चीज नहीं है, बल्कि उसके भीतर श्रम, मूल्य और पूंजीवादी शोषण छिपा है। अब अध्याय 2 में वो अगले स्तर पर जाते हैं, जहां वस्तुएं आपस में विनिमय, एक्सचेंज होने लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वस्तुओं का आपस में बदलना केवल व्यापार है, या इसके पीछे भी कोई छिपा हुआ सत्ता संबंध और वर्गीय चालाकी है? 1, विनिमय की प्रक्रिया। जब दो व्यक्ति आपस में वस्तुएं बदलते हैं तो उसे विनिमय कहते हैं। उदाहरण, एक किसान गेहूं देता है, बदले में एक बुनकर से कपड़ा लेता है। यहां 2 शर्तें जरूरी है, दोनों वस्तुएं विनिमय योग्य हों, दोनों पक्षों को लेन देन में लाभ दिखाई दे। 2, मूल्य और तुल्यता, इक्विवेलेंस। मार्क्स बताते हैं कि वस्तुओं का आपस में बदलना तभी संभव है जब उनके बीच कोई समानता, कॉमन सब्सटेंस हो, और वो समानता है मानव श्रम। गेहूं और कपड़े के मूल्य की तुलना तभी हो सकती है जब दोनों में लगे श्रम की मात्रा किसी रूप में तुलनीय हो, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान असल में श्रम का आदान प्रदान है, बस ये छिपे रूप में होता है। 3, विनिमय में छिपा भ्रम। देखने में विनिमय बराबरी का लगता है, लेकिन असल में ये बराबरी नहीं होती। एक व्यक्ति जो कपड़ा बनाता है वो शायद भूखा रह जाता है और दूसरा गेहूं वाला पूरे समाज पर हावी हो सकता है। मार्क्स कहते हैं,
विनिमय के पीछे पूंजीवादी असमानता छिपी होती है। 4. व्यक्ति नहीं, वस्तुएं व्यवहार करती है। पूंजीवाद में व्यक्ति गायब हो जाता है और वस्तुएं ही व्यवहार करती है। जैसे कि ऐसा लगता है कपड़ा गेहूं से बात कर रहा है, चलो बदलते हैं। असली संवाद है श्रम का श्रम से मोलभाव, पर यह एक वस्तु का नाटक बन जाता है। 5. विनिमय से बाजार की ओर। जैसे जैसे वस्तुओं का विनिमय बढ़ता है, समाज में एक नया तंत्र बनता है। बाजार, मार्केट। यहां हर वस्तु मूल्य के रूप में तुलनीय होती है और हर व्यक्ति विक्रेता और खरीदार में बदल जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 2 में मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि विनिमय एक निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है। यह समाज में छिपे वर्ग संबंधों और शक्ति के असंतुलन को छिपाता है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया बनती है पूंजीवाद का आधारभूत खेल, जहां दिखती है बराबरी लेकिन पीछे होता है शोषण। विनिमय कोई मासूम व्यापार नहीं है, यह श्रमिक की अदृश्य लड़ाई का मंच है। कार्ल मार्क्स। अध्याय 3, मुद्रा, मनी। कार्ल मार्क्स की दृष्टि से पूंजीवाद का असली जादू यही शुरू होता है। पहले 2 अध्यायों में मार्क्स ने दिखाया कि वस्तु, कमोडिटी, श्रम की परिणति है। विनिमय, एक्सचेंज, असमानता को ढककर बराबरी का भ्रम देता है। अब तीसरे अध्याय में मार्क्स उस तत्व को सामने लाते हैं जिसने पूंजीवाद को पूरी तरह बदल दिया। मुद्रा, मनी, ये सिर्फ लेन देन का साधन नहीं है, बल्कि ये पूंजीवादी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 1. मुद्रा का जन्म कैसे होता है? जब वस्तुओं का विनिमय बढ़ता है तो एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो सभी वस्तुओं से बदली जा सके। मनी इज ए यूनिवर्सल इक्विवेलेंट, यानी पैसा वो वस्तु है जिसे हर दूसरी वस्तु मूल्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करती है। 2. मुद्रा, मूल्य का सार्वभौमिक रूप। अगर एक कुर्ता 5 किलो गेहूं और 1 किलो गेहूं 10 रुपए, तो एक कुर्ता 50 रुपए। अब हर वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। इस तरह श्रम की जगह अब मूल्य का रूप ले लेता है जो मुद्रा में व्यक्त होता है। 3. मुद्रा की शक्ति, सामाजिक संबंधों का छुपा चेहरा। मार्क्स कहते हैं मनी एक सामाजिक संबंध है जो वस्तु का रूप ले लेता है। इसका मतलब यह है कि मुद्रा इंसानों के बीच वास्तविक संबंधों को छिपा देती है। उदाहरण, आप किसी मजदूर से सीधा नहीं कहते कि मैं तुम्हारा श्रम खरीदता हूं। आप सिर्फ कहते हैं ये रहा 500 रुपए, काम करो। पैसे के माध्यम से शोषण छिप जाता है। 4. मुद्रा और वस्तु का उल्टा संबंध। अब वस्तु इंसान की सेवा नहीं करती, इंसान वस्तु और मुद्रा की सेवा करने लगता है। मार्क्स इसे कहते हैं वस्तु पूजा का चरम रूप। मुद्रा अब सिर्फ मूल्य की मापक नहीं, बल्कि लक्ष्य बन जाती है। सब कुछ अब पैसे के लिए होता है, मजदूरी, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहां तक कि रिश्ते भी। 5. मनुष्य और मुद्रा का संबंध। मार्क्स ने बहुत ही गहरा वाक्य कहा था, जो कुछ तुम कर नहीं सकते वो पैसा कर सकता है, इसलिए पैसा तुम्हारा असली स्वामी बन जाता है। यहीं से शुरू होता है मनुष्य का आत्मप्रायापन, एलिनेशन। वो अब अपने काम, अपने श्रम और अपने संबंधों से कट जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 3 में मार्क्स ये दिखाते हैं कि मुद्रा कोई तटस्थ चीज नहीं है, ये समाज के अंदर छिपे वर्ग संबंधों का पर्दा है और ये पूंजीवाद की वो जादुई चाबी है जिससे चीजें इंसानों पर हावी होने लगती है। मुद्रा ने इंसान को वस्तु बना दिया और वस्तु को भगवान। अध्याय 4, पूंजी। कार्ल मार्क्स की मूल थ्योरी शुरू होती है। अब मुद्रा बनती है शोषण का हथियार। पहले 3 अध्यायों में मार्क्स ने बताया कि वस्तु श्रम का रूप है, विनिमय दिखता बराबरी का है पर है शोषण का खेल। मुद्रा दिखती है तटस्थ, लेकिन छिपाती है वर्ग संबंध। अब अध्याय 4 में मार्क्स पहली बार पेश करते हैं उस शब्द को जो इस पूरी किताब का नाम भी है, पूंजी। लेकिन सवाल है, मुद्रा कब और कैसे पूंजी बनती है और कैसे वही मुद्रा
एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल देती है। एक, पूंजी क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजी कोई वस्तु नहीं है। पूंजी एक सामाजिक संबंध है जहां पैसे से और पैसा बनाया जाता है। दो, सरल विनिमय बनाम पूंजीवादी विनिमय। प्रकार, रूप, उद्देश्य। सरल विनिमय वस्तु मुद्रा वस्तु CMC, जरूरत पूरी करना। पूंजीवादी विनिमय मुद्रा वस्तु मुद्रा MCM, लाभ कमाना, प्रॉफिट। M, मुद्रा प्राइम का मतलब है लौटने वाली मुद्रा पहले से ज्यादा हो। यहीं से शुरू होता है पूंजी का असली खेल। 3, पूंजी का रहस्य। लाभ कहां से आता है? यह मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक सवाल था। अगर सब वस्तुओं का मूल्य उनके श्रम से आता है, तो फिर पूंजीपति को अतिरिक्त पैसा कैसे मिलता है? उत्तर है अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू, जिस पर आगे के अध्याय आधारित है। लेकिन यहां मार्क्स इतना जरूर बताते हैं, पूंजीपति मजदूर से वो श्रम लेता है जिसकी वो पूरी कीमत नहीं चुकाता। यही बचा हुआ श्रम उसका लाभ, उसकी पूंजी। 4, पूंजी पैसा प्लस प्रक्रिया प्लस शोषण। पूंजी एक प्रक्रिया है। पैसा वस्तु, मजदूर और कच्चा माल, उत्पादन वस्तु, ज्यादा पैसा। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक तंत्र है जहां श्रमिक का शोषण व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। 5, पूंजी केवल उत्पादन नहीं, सत्ता है। मार्क्स स्पष्ट करते हैं, पूंजी कोई चीज नहीं है, वो एक संबंध है जिसमें एक वर्ग श्रम करता है और दूसरा वर्ग उस श्रम से लाभ उठाता है। यानी पूंजी केवल आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक सत्ता का भी स्रोत है। निष्कर्ष, इस अध्याय में मार्क्स ये दिखाते हैं कि पूंजी पैसा नहीं है। वो पैसा जब श्रम का शोषण शुरू करता है तब पूंजी बनता है। पूंजी एक मासूम शब्द नहीं, वो पूरी शोषण व्यवस्था का वैचारिक आधार है। कैपिटल इज डेड लेबर विच वैम्पायर लाइक लाइव्स बाय सकिंग लिविंग लेबर। कार्ल मार्क्स। अध्याय 5, पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया। मार्क्स की आंखों से देखें, श्रमिक का एक दिन कैसे लूटा जाता है। पिछले अध्याय में मार्क्स ने पूंजी का मूल रहस्य बताया। MCM, मुद्रा वस्तु अधिक मुद्रा। अब सवाल यह है, M यानी अधिक पैसा आता कहां से है? उत्तर है श्रमिक से। इस अध्याय में मार्क्स पहली बार हमें पूंजीवाद के शोषण के तकनीकी ढांचे में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एक साधारण कामकाजी दिन असल में पूंजीपति की लूट का प्रबंधित सिस्टम बन जाता है। 1, श्रमिक क्या बेचता है? श्रमिक कोई वस्तु नहीं बेचता, वो बेचता है अपनी श्रम शक्ति, लेबर पावर। ये शक्ति समयबद्ध होती है, जैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का श्रम। पूंजीपति इसे एक कीमत पर खरीदता है, मजदूरी पर उससे अधिक मूल्य पैदा करवाता है। 2, श्रमशक्ति का मूल्य कैसे तय होता है? मार्क्स कहते हैं कि श्रमशक्ति का मूल्य तय होता है उसे जीवित रखने के लिए जितनी वस्तुएं चाहिए उतनी लागत पर। उदाहरण, खाना, कपड़ा, मकान, थोड़ी पढ़ाई, जिसकी कीमत है 500 रुपए रोज, पर श्रमिक 8 घंटे में 1500 रुपए का उत्पादन कर देता है। यही 1000 रुपए का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू, यानी पूंजीपति की असली कमाई। 3, कामकाजी दिन कैसे बांटा जाता है? भाग विवरण। आवश्यक श्रम, नेसेसरी लेबर, वो समय जिसमें श्रमिक अपनी मजदूरी के बराबर उत्पादन करता है। अतिरिक्त श्रम, सरप्लस लेबर, वो समय जिसमें वो पूंजीपति के लिए मुफ्त में काम करता है। जितना बड़ा ये अतिरिक्त श्रम, उतना ही बड़ा पूंजीपति का मुनाफा। 4, पूंजीवादी न्याय की सच्चाई। पूंजीवादी कहता है, मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने समय दिया, सब ठीक है। पर मार्क्स कहते हैं, ये बराबरी सिर्फ दिखावा है, असल में लूट है, क्योंकि श्रमिक ने जो बनाया उसका अधिकांश हिस्सा वापस उसे मिलता ही नहीं। 5, उत्पादन अब शोषण की फैक्ट्री बन जाता है। पूंजीपति के लिए श्रमिक केवल लाभ का साधन होता है, वो मेहनत नहीं देखता,
वो देखता है एक आदमी एक दिन कितना लाभ। यही है पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया, जिसमें इंसान को मशीन में बदला जाता है और फिर उससे मुनाफा निचोड़ा जाता है। निष्कर्ष: अध्याय 5 मार्क्स के पूरे विचार का केंद्र है। कैसे पूंजी लाभ कमाती है, ना मशीनों से, ना व्यापार से, बल्कि सीधे श्रमिक के श्रम से। पूंजी का खून, पसीना और समय सब श्रमिक से आता है, लेकिन श्रमिक को वापस मिलता है केवल थकान। अध्याय 6 अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू का रहस्य। कार्ल मार्क्स द्वारा पूंजीवादी मुनाफे की असली चाबी का खुलासा। अब तक हमने समझा कि श्रमिक बेचता है अपनी श्रम शक्ति, पूंजीपति उससे अधिक मूल्य निकलवाता है, और इस अतिरिक्त श्रम से ही पैदा होता है लाभ, प्रॉफिट। अब मार्क्स इस अध्याय में पूरी ताकत से ये सिद्ध करते हैं कि पूंजी का मूल स्रोत है अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू। 1. अतिरिक्त मूल्य क्या है? परिभाषा: वो मूल्य जो श्रमिक अपने श्रम द्वारा उत्पन्न करता है, लेकिन जिसे वो खुद नहीं रखता, बल्कि पूंजीपति हड़प लेता है। ये श्रमिक के अवैतनिक श्रम, अनपेड लेबर का परिणाम है। उदाहरण: एक श्रमिक 6 घंटे में 500 रुपए की वस्तु बनाता है, उसकी मजदूरी, पर वो 12 घंटे काम करता है और 1000 रुपए की वस्तुएं बनाता है। 500 रुपए अतिरिक्त मूल्य, पूंजीपति का मुनाफा। 2. अतिरिक्त मूल्य का स्रोत, श्रम शक्ति की विशेषता। मार्क्स कहते हैं, केवल श्रम शक्ति ऐसी वस्तु है जो स्वयं से अधिक मूल्य पैदा कर सकती है। ये कोई मशीन नहीं कर सकती, ना ही कोई दूसरी वस्तु। श्रम शक्ति पूंजी के लिए जादुई वस्तु। 3. मजदूरी का भ्रम। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा दिखाया जाता है कि मजदूरी एक सौदा है, पर मार्क्स कहते हैं यह सौदा नहीं, छिपा हुआ अनुबंध है शोषण का। श्रमिक को उसकी श्रमशक्ति की कीमत दी जाती है, लेकिन वो उससे दुगुना उत्पादन करता है। 4. मूल्य और श्रम का रिश्ता। वस्तु का मूल्य उसमें लगा सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय, लेकिन पूंजीपति उसे उस समय से अधिक काम कराता है, जिससे बनता है अतिरिक्त मूल्य। यह सिद्ध करता है कि पूंजीपति कुछ पैदा नहीं करता, वो केवल हड़पता है। 5. पूंजी का असली काम। मार्क्स लिखते हैं, पूंजी कोई निष्क्रिय चीज नहीं, वो एक प्रक्रिया है जो श्रमिक से अतिरिक्त श्रम निचोड़ती है। यही निचोड़ना पूंजीवादी समाज की रीढ़ है, और यही प्रक्रिया समाज को 2 वर्गों में बांटती है: श्रमिक जो बनाता है, पूंजीपति जो लेता है। निष्कर्ष: अध्याय 6 मार्क्स के विचारधारा की सेंट्रल नींव है। पूंजी का जन्म लाभ से होता है, लाभ का जन्म अतिरिक्त श्रम से होता है, और अतिरिक्त श्रम का अर्थ है श्रमिक का शोषण एक वैज्ञानिक ढंग से। पूंजीपतियों की समृद्धि श्रमिक की भूख पर खड़ी होती है। कार्ल मार्क्स, अध्याय 7 अतिरिक्त मूल्य का विस्तार। कार्ल मार्क्स द्वारा शोषण को बढ़ाने की 2 रणनीतियां। अध्याय 6 में मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि पूंजीपति का मुनाफा श्रमिक से प्राप्त अतिरिक्त श्रम पर आधारित होता है। अब प्रश्न उठता है, पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू को बढ़ाता कैसे है? उत्तर: मार्क्स बताते हैं 2 तरीके हैं। 1. एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, पूर्ण अतिरिक्त मूल्य। 2. रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। 1. एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, पूर्ण अतिरिक्त मूल्य। परिभाषा: जब पूंजीपति श्रमिक के काम के घंटे बढ़ा देता है, लेकिन मजदूरी वही रहती है, तो जो अतिरिक्त घंटे होते हैं वही से पैदा होता है एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। उदाहरण: आवश्यक श्रम 6 घंटे, मजदूरी के लिए पर्याप्त। कामकाजी दिन 12 घंटे, अतिरिक्त श्रम 6 घंटे, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। मुख्य बिंदु: काम का समय बढ़ाओ, मजदूरी मत बढ़ाओ, लाभ बढ़ जाएगा। यही कारण है कि पूंजीपति शिफ्ट्स बढ़ाता है, ओवरटाइम कराता है और छुट्टियां काटता है। 2. रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। परिभाषा: जब उत्पादन की प्रौद्योगिकी में सुधार करके आवश्यक श्रम का समय घटा दिया जाए और बाकी समय मुनाफे के लिए उपयोग किया जाए,
उदाहरण, पहले 6 घंटे मजदूरी लायक उत्पादन, 6 घंटे पूंजीपति के लिए। अब नई मशीनें लगाई, अब वही उत्पादन केवल 3 घंटे में हो गया। बाकी 9 घंटे रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। मुख्य बिंदु, उत्पादन तेज करो, श्रमिक की आवश्यकता कम करो, लाभ अधिक निकालो। यह पूंजीवाद की प्रगतिशील लेकिन चालाक तकनीक है। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव तुलना। विशेषता एब्सोल्यूट सरप्लस रिलेटिव सरप्लस। कैसे प्राप्त होता है? काम के घंटे बढ़ाकर उत्पादन तेज करके। श्रमिक पर प्रभाव, थकावट, अधिक काम गति, दबाव, मानसिक तनाव। पूंजीपति का लाभ सीमित असीमित। जैसे जैसे तकनीक बढ़े, दोनों का मिश्रण, पूंजीवादी खेल। मार्क्स बताते हैं कि आधुनिक पूंजीपति दोनों को एक साथ इस्तेमाल करता है। पहले समय बढ़ाता है, एब्सोल्यूट, फिर उत्पादन तेज करता है, रिलेटिव, फिर मजदूरी नहीं बढ़ाता लेकिन श्रमिक से 3 गुना अधिक लाभ कमाता है। यही है पूंजीवाद का विज्ञान, जहां तकनीक का उपयोग इंसान को मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि और ज्यादा निचोड़ने के लिए होता है। निष्कर्ष, अध्याय 7 मार्क्स के सबसे प्रैक्टिकल अध्यायों में से एक है। यह दिखाता है कि पूंजीपति शोषण को स्मार्ट तरीके से बढ़ाता है। काम का समय, तकनीक और मजदूरी, तीनों को वो अपनी मर्जी से मोड़कर मुनाफे की मशीन बना देता है। पूंजी कभी संतुष्ट नहीं होती, वो श्रम को जब तक है तब तक निचोड़ती है। अध्याय 8, कामकाजी दिन, द वर्किंग डे। कार्ल मार्क्स द्वारा पूंजीवाद बनाम मानव शरीर की जंग। मार्क्स अब पूंजीवादी उत्पादन की सीमाओं और अमानवीयता पर रोशनी डालते हैं। ये अध्याय सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि न्याय, शरीर, समय और संघर्ष की बात करता है। 1. कामकाजी दिन की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होती। पूंजीपति के लिए श्रमिक एक जिंदा घड़ी है, जो जितने घंटे चले उतना लाभ दे। मार्क्स बताते हैं कि पूंजी का स्वभाव है, काम के घंटे बढ़ाते जाओ जब तक शरीर टूट न जाए। पूंजीपति को नैतिकता, थकावट या बीमारी की परवाह नहीं, उसे चाहिए बस अधिकतम श्रम, अधिकतम मुनाफा। 2. ऐतिहासिक सच्चाई, 14 से 18 घंटे का दिन। औद्योगिक क्रांति के दौर में मजदूरों से 16 घंटे तक काम कराया जाता था। बच्चे तक फैक्ट्रियों में झोंक दिए जाते थे। मार्क्स ने इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को उद्धृत करके बताया कि पूंजी कभी खुद सीमाएं तय नहीं करती, उसे जबरन सीमित करना पड़ता है। 3. संघर्ष, पूंजी बनाम श्रमिक। मार्क्स कहते हैं, कामकाजी दिन की लंबाई पूंजी और श्रमिक के बीच एक सतत युद्ध का क्षेत्र है। श्रमिक चाहता है एक सीमित कार्य दिवस, जीवन जीने का समय, आराम और परिवार। पूंजीपति चाहता है अधिकतम घंटे, बिना रुकावट उत्पादन, मशीन की तरह मानव श्रम। ये संघर्ष ही श्रमिक आंदोलनों की जड़ है। 4. कानून और राज्य का हस्तक्षेप। मार्क्स मानते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि श्रमिक को पूंजी की भूख से बचाया जा सके। उदाहरण, ब्रिटेन का फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट्स। बच्चों और महिलाओं के काम की सीमा तय करना। मार्क्स यहां पूंजीवाद की सीमित नैतिकता को उजागर करते हैं, जो केवल बाहरी दबाव से सुधरता है, स्वेच्छा से नहीं। 5. श्रमिक इंसान, न कि मशीन। मार्क्स का मूल तर्क, श्रमिक को सिर्फ उत्पादन की इकाई मानना उसकी मनुष्यता का अपमान है। काम के घंटे सीमित होने चाहिए। जीवन केवल श्रम नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, चेतना भी जरूरी है। पर पूंजी केवल इतना जानती है, 1 घंटे कितना लाभ। निष्कर्ष, अध्याय 8 में मार्क्स ने पूंजीवाद की सीमाहीन लालच पर वार किया। पूंजी की दृष्टि में कामकाजी दिन की कोई मानव सीमा नहीं होती, केवल संघर्ष, कानून और चेतना ही उसे सीमित कर सकते हैं। श्रमिक को इंसान मानना, यही असली क्रांति है। पूंजी काम से थकती नहीं, पर शरीर करता है, लेकिन पूंजी शरीर नहीं समझती। अध्याय 9,
अतिरिक्त मूल्य की दर और मात्रा। कार्ल मार्क्स द्वारा शोषण की गणना का विज्ञान। अब तक मार्क्स ने यह स्थापित कर दिया कि पूंजीपति मुनाफा कमाता है श्रमिक के अवैतनिक श्रम से। यह मुनाफा कहलाता है अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू। अब सवाल उठता है, क्या केवल कितना अतिरिक्त मूल्य पैदा हुआ यही महत्वपूर्ण है, या उसका अनुपात, रेट भी मायने रखता है? इस अध्याय में मार्क्स यही समझाते हैं कि पूंजीपति मात्रा, मास और दर, रेट, दोनों को कैसे गिनता है और इस्तेमाल करता है। 1. अतिरिक्त मूल्य की दर, रेट और सरप्लस वैल्यू। उदाहरण, आवश्यक श्रम 5 घंटे, अतिरिक्त श्रम 5 घंटे, दर 100%। आवश्यक श्रम 4 घंटे, अतिरिक्त श्रम 8 घंटे, दर 200%। दर जितनी अधिक शोषण उतना अधिक। 2. अतिरिक्त मूल्य की मात्रा, मास ऑफ सरप्लस वैल्यू। परिभाषा, कुल कितने श्रमिकों से कुल कितने घंटे का अतिरिक्त श्रम निकाला गया, उसका जोड़ सरप्लस वैल्यू की मात्रा। उदाहरण, एक श्रमिक 5 घंटे अतिरिक्त श्रम, 100 श्रमिक 500 घंटे, अधिक श्रमिक अधिक मात्रा। मात्रा बढ़ाने के 2 रास्ते। और श्रमिक भर्ती करो, एक श्रमिक से और समय निकलवाओ। 3. दर और मात्रा का खेल। मार्क्स बताते हैं, पूंजीपति कभी कभी दर नहीं बढ़ा सकता, कानून, स्वास्थ्य आदि कारणों से, तो वो मात्रा बढ़ाता है। और मजदूर और शिफ्ट और फैक्ट्री, दूसरी ओर, कभी मजदूर की संख्या सीमित होती है, तब वो दर बढ़ाता है। काम के घंटे बढ़ा दो, तकनीक से उत्पादन बढ़ा दो। ये पूंजी का दोहरा शोषण मॉडल है। रेट प्लस मास मैक्सिमम प्रॉफिट। 4. पूंजी का गणित बनाम श्रमिक का जीवन। मार्क्स ने यह बात बहुत तीखी कही थी। पूंजी के लिए श्रमिक एक आंकड़ा है, लेकिन उसके लिए वो आंकड़ा उसका पूरा जीवन है। पूंजीवादी उत्पादन मानवता को नहीं देखता, वो सिर्फ दर, प्रोडक्टिविटी और मार्जिन देखता है। इस गणना में श्रमिक का शरीर, समय, रिश्ते सब अदृश्य हो जाते हैं। निष्कर्ष, अध्याय 9 में मार्क्स ने दिखाया कि शोषण केवल भावना नहीं, पूंजी का गणितीय ढांचा है। पूंजीपति केवल उत्पादन नहीं, हर सेकंड को निचोड़ता है। दर और मात्रा 2 ऐसे औजार हैं जिनसे पूंजीपति श्रमिक की पूरी जिंदगी को लाभ में बदलता है। पूंजी एक गणना है, पर वो गणना श्रमिक के आंसुओं से लिखी जाती है। अध्याय 10, कामकाजी दिन का संघर्ष, द स्ट्रगल फॉर द वर्किंग डे। कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास में श्रमिकों के शोषण और प्रतिरोध की कहानी। अब तक हमने जाना, पूंजीपति कैसे श्रमिक से अतिरिक्त मूल्य निकालता है, कैसे वो काम का समय बढ़ाकर लाभ उठाता है। लेकिन क्या श्रमिक हमेशा चुपचाप सहता रहा? नहीं। इस अध्याय में मार्क्स दिखाते हैं कि श्रमिक और पूंजी के बीच कामकाजी दिन को लेकर सदियों तक संघर्ष चला है। 1. पूंजी का स्वभाव, काम के घंटे अनंत करो। मार्क्स कहते हैं, पूंजी का नैतिक सिद्धांत यह है, श्रमिक काम करे जब तक उसका शरीर और आत्मा टूट न जाए। पूंजीपति कभी खुद सीमा तय नहीं करता, उसकी एक ही सोच, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा लाभ। इसीलिए प्रारंभिक पूंजीवाद में 14-18 घंटे का कार्य दिवस आम था। 2. बच्चों और महिलाओं का शोषण। फैक्ट्रियों में 10 साल के बच्चे तक 12-16 घंटे काम करते थे। महिलाएं गर्भावस्था के दौरान भी मशीनों से बंधी रहती थी। मार्क्स इन घटनाओं को दस्तावेजों के आधार पर रखते हैं, जिससे यह साबित होता है कि पूंजीवाद मानवता को नहीं, लाभ को प्राथमिकता देता है। 3. संघर्ष की शुरुआत, कामकाजी दिन की सीमा तय करने की मांग। मजदूरों ने जब देखा कि उनका जीवन पूरी तरह से निगल लिया गया है, तब शुरू हुआ संगठित संघर्ष। मांगे, कार्य दिवस 8 घंटे किया जाए, बच्चों और महिलाओं को संरक्षण मिले, सप्ताह में एक छुट्टी हो, ओवरटाइम का भुगतान हो। ये मांगे सिर्फ रियायतें नहीं थी,
ये पूंजी के खिलाफ संघर्ष के हथियार थे। 4. राज्य और कानून, पूंजी का डर या जनता की जीत। मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवादी राज्य कभी भी मजदूरों के हित में स्वेच्छा से कानून नहीं बनाता, बल्कि ये होता है मजदूर संघर्ष और जन आंदोलनों के दबाव में। उदाहरण, ब्रिटिश फैक्ट्री एक्ट्स 1800, 1854, 1850, जर्मन श्रम कानून, फ्रांसीसी श्रम सुधार, ये सब पूंजी की दया नहीं, श्रमिकों की लड़ाई का परिणाम थे। 5. पूंजीवादी प्रचार बनाम सच्चाई। पूंजीपति कहते हैं, अगर हमने तुम्हें काम दिया है तो घंटे तय करने का हक भी हमारा है। मार्क्स जवाब देते हैं, काम देना जिंदगी निगल लेना नहीं है। पूंजी समय नहीं खरीदती, वो मानव श्रम की शक्ति को सीमाओं से बाहर खींचती है। निष्कर्ष, अध्याय 10 मार्क्स की किताब का एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये सिद्ध करता है कि पूंजी जब तक मजबूर न हो, वो इंसान को अनवरत श्रमिक बनाकर रखती है। कामकाजी दिन की हर सीमा कानूनी नहीं, राजनीतिक विजय है, और ये संघर्ष आज भी समाप्त नहीं हुआ। हर घंटे की छुट्टी मजदूर की लाशों से निकली है। कार्ल मार्क्स, अध्याय 11, उत्पादन की दर और श्रमिक की थकावट। कार्ल मार्क्स द्वारा मुनाफा बढ़ाओ लेकिन इंसान तोड़ दो। अध्याय 10 में मार्क्स ने दिखाया कि कामकाजी दिन की लंबाई को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन अब पूंजीपति ने एक नई चाल चली। घंटे उतने ही, पर उत्पादन दुगना, यानी काम की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लेबर, बढ़ा दो। इस अध्याय में मार्क्स ये उजागर करते हैं कि कैसे पूंजीपति श्रमिक की गति बढ़ाकर उसे और भी गहराई से निचोड़ता है। 1. उत्पादन की तीव्रता क्या है? मार्क्स के अनुसार कम समय में अधिक उत्पादन कराना, यही है कार्य की तीव्रता। पहले 10 घंटे में 100 कपड़े, अब 10 घंटे में 200 कपड़े, यानी उत्पादन की गति दोगुनी। लेकिन क्या मजदूरी दोगुनी होती है? नहीं, मजदूर की मेहनत बढ़ती है, लेकिन आमदनी वही रहती है। 2. पूंजीपति कैसे बढ़ाता है तीव्रता? मशीनें तेज करता है, इंसानों की जगह न्यूनतम समय पर ज्यादा आउटपुट की मांग। काम के दौरान आराम खत्म, निगरानी, सर्वेलेंस बढ़ाई जाती है, सब कुछ इस लक्ष्य के लिए। कम समय, ज्यादा श्रम, ज्यादा लाभ। 3. तीव्र श्रम का असर, शारीरिक और मानसिक मौत। मार्क्स चेतावनी देते हैं, तीव्र श्रम काम के घंटे को छोटा नहीं करता, ये श्रमिक की जिंदगी को छोटा करता है। प्रभाव, थकावट चरम पर, बीमारियां बढ़ती है, दिमागी और शरीर से। परिवार, रिश्ते, सामाजिक जीवन सब गायब। बर्नआउट, डिप्रेशन और आत्महत्या। पूंजी को परवाह नहीं, उसे चाहिए बस प्रति घंटे लाभ। 4. तीव्रता छिपा हुआ शोषण। पहले शोषण दिखता था 14 घंटे का काम, अब दिखता है 8 घंटे का स्मार्ट शोषण। पूंजी कहती है, हमने काम के घंटे घटा दिए, लेकिन मार्क्स कहते हैं, तुमने श्रमिक को मशीन से तेज चलने को मजबूर कर दिया। 5. वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक पूंजीवाद। मार्क्स ने ये बात 19वीं सदी में लिखी, लेकिन आज के कॉरपोरेट मॉडल, केपीआई, टारगेट्स और टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इसकी पुष्टि करते हैं। मार्क्स की बात आज भी उतनी ही सच है। मशीनें इंसानों के लिए नहीं, इंसान अब मशीन के लिए है। निष्कर्ष, अध्याय 11 ये दर्शाता है कि पूंजीवाद ने शोषण को केवल लंबाई में नहीं, बल्कि गहराई और तीव्रता में बढ़ा दिया है। श्रमिक जितना तेज काम करता है, वो उतना ही तेज टूटता है, थकता है, मिटता है, और ये सब लाभ के नाम पर प्रबंधन कहलाता है। तीव्र श्रम एक धीमा जहर है जो लाभ की बोतल में बंद किया गया है। कार्ल मार्क्स, अध्याय 12, पूंजीवादी उत्पादन और श्रमिक का परायापन, एलियनेशन। कार्ल मार्क्स द्वारा जब इंसान अपनी ही मेहनत से अलग हो जाता है। अब तक मार्क्स ने पूंजीवादी शोषण के आर्थिक,
तकनीकी और ऐतिहासिक पहलुओं को उजागर किया। अब अंतिम और सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचा जाता है, परायापन, एलियनेशन। इंसान अब केवल शोषित नहीं है, वो अब खुद से, अपने श्रम से और समाज से कट चुका है। ये अध्याय पूंजीवाद की आत्मा में छिपी अमानवीयता को उजागर करता है। एक क्या है परायापन, एलियनेशन? परिभाषा: जब श्रमिक अपनी ही मेहनत, रचनात्मकता और अस्तित्व से अजनबी हो जाए, उसे मार्क्स कहते हैं परायापन। वो अब अपने श्रम को अपना नहीं समझता, अपने काम से संतोष नहीं, बल्कि थकावट और खालीपन महसूस करता है। 2-4 प्रकार के परायापन। मार्क्स परायापन को 4 स्तरों में समझाते हैं। 1. श्रमिक और उत्पाद का परायापन। श्रमिक जो वस्तु बनाता है, वो उसी की नहीं होती। उसका बनाया हर उत्पाद पूंजीपति का लाभ बन जाता है। 2. श्रमिक और श्रम की प्रक्रिया का परायापन। काम अब सृजन नहीं, बल्कि मजबूरी बन जाता है। वो मशीन जैसा काम करता है, बिना आत्मा के। 3. श्रमिक और स्वयं का परायापन। रोज रोज एक जैसे काम से वो अपनी पहचान खो देता है। उसे लगता है, मैं सिर्फ एक मजदूर हूं, एक पुर्जा हूं, एक संख्या हूं। 4. श्रमिक और अन्य इंसानों का परायापन। पूंजीवादी व्यवस्था में हर कोई दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है। सहकर्मी भी अब सहयोगी नहीं, विरोधी बन जाते हैं। 3. श्रम अब स्वतंत्र नहीं, बाध्य है। मार्क्स कहते हैं, श्रम तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक श्रमिक को अपने श्रम का फल न मिले। पूंजीवाद ने श्रम को स्वतंत्र बताया, लेकिन वो मूल्य और पूंजी के लिए बंधुआ बन गया। 4. इंसान अब वस्तु में बदल चुका है। जब श्रमिक के श्रम का नियंत्रण पूंजी के पास होता है, तो श्रमिक खुद एक वस्तु, कमोडिटी बन जाता है। ये पूंजीवाद का सबसे क्रूर रूप है। इंसान अब उत्पादन का साधन है, उद्देश्य नहीं। निष्कर्ष: दास कैपिटल का ये अंतिम विचार सबसे मानवीय है। पूंजीवाद केवल आर्थिक शोषण नहीं करता, ये आत्मा का भी शोषण करता है। श्रमिक अब केवल शोषित नहीं, वो अपने आप से, अपने काम से, अपने समाज से कट चुका है। परायापन पूंजीवाद का सबसे गहरा जख्म है, जहां इंसान इंसान नहीं, बल्कि एक साधन बन जाता है। कार्ल मार्क्स: जब इंसान अपनी बनाई चीज से अजनबी हो जाए, जब काम केवल पेट पालने का जरिया हो, जब रिश्ते लेन देन में बदल जाएं, तो समझ लो पूंजीवाद ने मानवता से उसकी आत्मा छीन ली है। ये अध्याय केवल उत्पादन की बात नहीं करता, ये बताता है कि हम कितने खोए हुए हैं अपने श्रम में, अपनी पहचान में और एक दूसरे से। कार्ल मार्क्स हमें चेतावनी नहीं देते, वे हमें जगाते हैं, क्योंकि सबसे पहली क्रांति होती है चेतना की। तो दोस्तों, जब इंसान अपनी मेहनत से खुद को भी खो दे, तो उसे सिर्फ मजदूर नहीं, शोषित आत्मा कहा जाना चाहिए। दास कैपिटल सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे पूंजी का खेल इंसानियत तक निगल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो उसे एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने झकझोरा। और हां, ऐसे ही गहरी किताबों को सरल भाषा में सुनते रहने के लिए बुक सुनो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।